अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। पंजाब का बल्दियाती इंतखाब 12 अजला का पहला मरहला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले नताइज बहुत हौसला अफजा दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने 1195 नशस्तें ली। आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं 1065 सीट्स लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है 287 नशस्तों के साथ। अब ख़ास तौर पर इन नताइज को अगर एनए 122 के बराबर रखा जाए या उस पस मंज़र में रखा जाए तो बहुत से बयानात और तज्जियों की बात की जाए तो ये कहा जाता रहा कि पीपी 147 की जीत एनए 122 में होने वाली हार नहीं है। इसको एक जीत कहा गया और नून लीग की सियासत पर बहुत बड़ी ज़रब भी कहा जाता रहा। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला कुछ और ही कहानी दिखा रहा है। लाहौर तहरीक इंसाफ को सिर्फ 12 नशस्तें मिली हैं जबकि मुस्लिम लीग नून ने 226 नशस्तें ली हैं। 14 अगस्त 2014 धरने से लेके अब तक होने वाले ज़िमनी इंतखाबात 9 में से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हारे हैं। क्या इमरान खान की सियासत आज भी 2013 के इंतखाबात में खड़ी है? पिलडेट का सर्वे ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बाकी सूबों से बहुत बेहतर है, लेकिन इमरान खान इसकी इतनी बात नहीं करते हैं। तज्जियाकार इमरान खान की सियासत और बल्दियाती इंतखाबात की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ तज्जिए दे रहे हैं। इसी मामले पर हमारा आज का पहला सवाल रहेगा। पैनल में मेरे साथ है लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज़ आलम, कराची में मज़हर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब हमारे साथ हैं। सलीम साफ़ी साहब आज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। पहला सवाल कुछ इस तरह से है, धरने के बाद बड़े मुकाबलों में शिकस्त, क्या इमरान खान को अपनी सियासत का रुख बदलना चाहिए? तज्जियाकार हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इम्तियाज़ आलम साहब सबसे पहले आप। ये हल्का 122 में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला करने के बाद जो नताइज आए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से पंजाब में, वो काफ़ी मायूस कुन हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग की 75% 80% जो प्रोजेक्ट की जा रही थी कामयाबी वो नहीं हुई, उनकी कुछ 44% रही है। जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध में 78% है उनके विक्ट्री का रेशो। पंजाब में जो आज़ाद हैं वो 43% जीते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 12% पे रही और पीपल्स पार्टी 2% पे। इससे गो मकामी इंतखाबात से ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन लगता यह है कि अभी भी बहुत बड़ा सियासी खला मौजूद है। ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं पंजाब में इस पैमाने पे, सिंध में इनका रेशो बहुत थोड़ा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा, तकरीबन मुस्लिम लीग नवाज़ के बराबर है, करीब है। मैं समझता हूँ कि शायद तहरीक इंसाफ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए वैसी मशीनरी तैयार नहीं कर पाई या उनके पास वैसे लोग नहीं थे जैसे कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास थे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग दोनों, ये मुकाबला था ट्रेडर्स के और प्रॉपर्टी डीलर्स के बड़े ग्रुप का छोटे ग्रुप्स के ख़िलाफ़ या नए इमर्जिंग ग्रुप्स के ख़िलाफ़। ख़ासतौर फैसलाबाद की और अगर हम लाहौर की तफसीलात देखें तो उनसे ये लगता है देहाती इलाकों का मामला मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ यकीनन बड़ा धचका लगा है। और फिर वोटों की आप देखिए जो टर्न आउट है, जितने वोट कम पड़े हैं इन इलेक्शन में, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं लोगों की दिलचस्पी के हवाले से। वजह क्या है कि इमरान खान और नवाज शरीफ की सियासत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप तालिबान का मामला उठा लीजिए, आप इकॉनमी का मामला उठा लीजिए। अलबत्ता इमरान खान को जो एज था वो ये कि पहले आजमाए नहीं गए और पुराने रजीम की जमातें जो थी आजमाई गई थी, तो लोगों का उनकी तरफ रग़बत ये थी कि इन दो को देख लिया, इन्हें देखते हैं। ऑप्शन क्या लेंगे इम्तियाज़? अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान को धचका लगा है और शायद उनकी पीक टूट गई है। वो अब जो जिस सतह पे जाना था वहाँ जा चुके हैं। मज़ीद उन्हें अपने प्रोग्राम में बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स में बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी, अपनी हमायत की समाजी बुनियाद बनाने में। आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? जी हाँ, उन्हें अपनी सियासत बदलनी पड़ेगी, काफ़ी बदलनी पड़ेगी। हसन निसार साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़िमनी और बलदियाती इंतखाबात जोग्राफिया तो आपने ईस्ट पाकिस्तान की शक्ल में तब्दील कर लिया, तारीख़ नहीं आपकी बदली। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात वो होते ही हुकूमती हैं। दूसरी बात ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपका, मैं फाउंड इट फ़नी। पहले कौन सा रुख है जिसको बदलने की ज़रूरत है, पहले मुझे ये बताएं आप। नहीं, रुख तो बंदा तब बदलता है ना कि पहले मेरी कोई समत मौजूद है।
अच्छा हसन निसार साहब, क्या ऐसा नहीं लगता कि 2013 में जो इमरान खान थे वो एंटी नवाज या एंटी स्टेटस को कैंपेन चला रहे थे, और फिर उसके बाद की हम सूरत हाल देखें तो वो बहुत ज्यादा हमें इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करते दिखाई देते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करता आपकी इस थ्योरी के साथ। इलेक्टेबल पे इन्हिसार बड़ा ज़रूर है, लेकिन जो उनकी बुनियादी थीम थी वो तब्दील नहीं हुई। मेरा फिर सवाल वही है कि रुख तब्दील तब बंदा करे अगर उसका पहले से को रुख हो। असल बात यह है कि इमरान खान को अपने प्यादे, अपनी स्ट्रेटजी रिविजिट करने की ज़रूरत है और उन लोगों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है जिनसे काम की तवक्को की जाती है और वो पीछे से छुरियां मारते हैं। ये 1-2-2 या 2-1-1 जो भी था, ये अलीम खान वाला हल्का, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि पंजाब के ओहदेदारों ने अलीम खान को सपोर्ट तो क्या करना था, उन्होंने पूरी तरह टूथ एंड नेल उसको अपोज किया है। सो इस तरह का गंदा एलिमेंट पार्टी से निकाले, सोबर संजीदा लोग जो होमवर्क पे, हार्ड वर्क पे यकीन करते हैं उनको लेके आए। बाकी मैं नहीं समझता कि उसको कोई लंबा चौड़ा नुकसान पहुंचा है। एक स्ट्रेटजी गलती की है, उसकी कीमत दी है, अल्लाह खैर सल्ला। तो आइंदा अगर इंप्रूव कर लेंगे मशवरा देने वाले लोग मौजूद है, इमरान खान साहब क्यों नहीं इन लोगों को हटा देते जो उन्हीं की सियासत को भी जिप पहुंचा रहे हो? ये भाई बात सुने, ये आपको किस अहमक ने बताया है कि मैं, मेरे जैसे मशवरा देने वाले लोग, मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है, मैंने को ठेका लिया हुआ है। नहीं, अगर मशवरा उनके फायदे का है, अगर मशवरा उनके फायदे का है तो क्यों भाई ना बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेशनल सा काम मैं कर रहा हूँ, आपने एक सवाल पूछा मुझसे। वैसे हसन निसार साहब, ये हमारे प्रोग्राम का फीडबैक है कि पीटीआई के फॉलोअर्स और पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा आपको सुनते, मानते और देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड में जो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा। नहीं, मेरी बात सुने, आप पहले बात को, फर्क को समझने की कोशिश करें जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मुफ्त मशवरे देने का शौक नहीं, मैं तो अपने बेटे को भी तब तक एडवाइस नहीं करता जब तक वो मुझसे मांगता नहीं। समझ गए आप? अब आप बालिगों के दरमियान मशवरे उस वक्त होते हैं, हाँ ये नहीं मैं करना है कर लें, जो आपका दिल करता है कर लें, लेकिन ये कोई ऐसी तोप नहीं चल गई अगर वो अपने बंदे सुन लें। जी नहीं, ओहो, वो तो बात मैंने और तरीके से कही थी। असल बात यह है अपनी स्ट्रेटजी और अपने बंदे, या कम से कम वो बंदे जो पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, उसको पता है इमरान खान को। मैं कोई इत्तला नहीं दे रहा उसको, मैं कुछ सीक्रेट नहीं शेयर कर रहा। लाहौर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग, वो बाइज्जत आदमी है शफकत महमूद, उसने वो स्टेप डाउन करने का फैसला किया है, वो ग्रेसफुल आदमी है। बाकी जो कोई घटिया मटीरियल है वो चिपके हुए हैं। तो जिनसे डिलीवर नहीं होता, आप अलमास बॉबी से औलाद ना मांगे ना जी, तो तब्दील करे बंदे अपने। हसन निसार थोड़ी स्ट्रेटजी तब्दील कर ले, हाँ का ऑप्शन लिखे। आप तो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी नहीं उनकी दिखाई दी इसमें, अब हाँ का ऑप्शन रखें इसमें आपकी तरफ से, फिर चले हाँ का कर लें आपको। चलो, बहुत शुक्रिया हसन साहब। शहजाद चौधरी साहब। हाँ आयशा, देखिए जब सिमत चेंज करने की बात की जाती है तो जिस तरीके से हसन निसार साहब ने कहा कि पहले सिमत है क्या उनकी। देखिए मुझे तो आज तक इमरान खान साहब की पॉलिसी समझ नहीं आई, उनकी सियासी फ़िक्र या सोच का समझ नहीं आया। अब अगर वो गवर्नेंस को, एक अच्छी गवर्नेंस को पॉलिसी कहते हैं तो चले मैं बड़ी कुछ हद तक मान लेता हूँ, लेकिन अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो एक कुछ सेक्युलर निज़ाम लेके आएंगे या इश्तराकियत मर गई अपनी कब्र के अंदर बैठी है, ना वो लिबरल हैं, वो बड़ी क्लियरली एक राइट ऑफ सेंटर उनकी सोच है, तो सियासी फ़िक्र तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। उनके पास कोई ऐसा कैची नारा नहीं है, कोई ट्यून नहीं है, कोई ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला रोटी कपड़ा और मकान नहीं है जो कि अवाम नास को स्वीप कर जाएगा। उस किस्म की सुनामी का कोई पैगाम नहीं या नैरेटिव नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दयानत की बिना पे और दयानत के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अब दयानत से कितने लोग इम्प्रेस होते हैं? देखिए दयानत तो वो भी है जो कि ऊपर बैठे हुए और कहते हैं कि हमने तो कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उनके नीचे सब कुछ हो रहा होता है। खैबर पख्तूनख्वा की कहानियाँ हम सब बैठ के सुनते हैं। तो मेरा इमरान खान साहब के की ज़ात से कोई मसला नहीं है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि उनका कोई सिमत अगर इस्टेब्लिश होगी, कोई नज़र आएगी तो उसकी तब्दीली की बात की जा सकती है। जहाँ तक रह गया इमरान खान की पॉपुलैरिटी एज अ पर्सन, देखिए वो हीरो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान की यूथ का, पाकिस्तान के लोगों का हीरो है। अच्छा, उन सब ने उसको देखा है, लेकिन उसकी सियासत धरने के बाद से डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है। इसलिए ना तो मुझे कोई हैरानगी हुई है
उसके रिजल्ट से। अलबत्ता ये मैं ज़रूर एग्री करता हूँ कि उसको ऑर्गेनाइज अपने आप को बेहतर करना है। और ये याद रखें कि जब आपके पास कोई पैरेलल सोच नहीं होती, पैरेलल फिक्र नहीं आप दे सकते, तो फिर आप जो हुकूमत इन पार होती है उसका इंतजार करते रहते हैं कि वो कब गलती करेगी, कोई ऐसी बड़ी गलती जिसके बाद वो गिरेगी तो फिर मेरा मौका आएगा। वरना इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, ये सब के सब तकरीबन एक ही साइड के और एक ही गाड़ी के मुसाफिर हैं। इनको जब कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई अपनी सियासत के हिसाब से, तो फिर दूसरी पार्टी जो है उसको मौका मिलेगा। वरना कोई तब्दीली खास मुझे होती नजर आती भी नहीं है और ना ही उसकी गुंजाइश है। ये ऑर्गेनाइजेशन चौधरी साहब, आप इस बात से मुत्तफिक नहीं कि पिलडेट का सर्वे कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन इमरान खान साहब उस पर इतनी बात नहीं करते। वो 2013 से अब तक सिर्फ धांधली का मामला लेकर चल रहे हैं। देखिए, पिलडेट वो काम करता है जो कि उसको जिसकी वो स्टडी करता है। आप SDPI की सर्वे देख लें, हो सकता है उसके अंदर उन्होंने गो किया तो नहीं है इस बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर आप उनका सर्वे होगा तो वो डिफरेंट होगा। जिस किस्म के सवालात बनाएंगे वो जवाब आएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें सर्वे से ज़्यादा, जैसे हमने लास्ट टाइम में बात की थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट चेक है, वो स्पॉट चेक करने के बाद फिर हम आगे चले गए कि अच्छा मामला ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी 2.5 साल में जो रोल मॉडल, जो गवर्नेंस देनी चाहिए थी वहां पे पख्तूनख्वा में, वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। 2.5 साल या 2 साल अभी और पड़े हैं, उसके अंदर कोशिश करना चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इंप्रूव करें। तो फिर कम से कम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकेंगे कि इमरान खान का जो पर्पस है, जो उसका थीम है, वो ये है कि मैं एक बेहतर गवर्नेंस पाकिस्तान को दूंगा। बदकिस्मती से फिक्र की तो यहाँ पे सियासत है ही नहीं, ना लेफ्ट रहा ना राइट रहा। अब तो सब के सब एक ही गाड़ी के मुसाफिर हैं, एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। आप भी हाँ का ऑप्शन रख रहे हैं? मैं, आपने चूंकि पूछा सवाल की नोयत इस तरह की है तो हाँ कह देता हूँ, लेकिन असल में मैंने जो जवाब दिया वो तो एंटायरली डिफरेंट। लेकिन हम बात तो यही कर रहे हैं ना, बेसिकली वो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उसे तब्दील करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है या तो कोई मैसेज होना, पैगाम होना चाहिए। पैगाम उनकी सियासत का में पैगाम कोई नहीं है। There is no message in his politics. उस बात पे आ गए कि वो उनकी जो नजरियाती सियासत थी वो भी खत्म हो गई, अब वो नहीं रही। वो जो मैंने हसन निसार साहब से बात पूछी कि अब वो भी बाकी जमातों की तरह इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नजरिया होगा तो कोई उसकी कोई बात करेंगे ना। तो नजरिया पाकिस्तान भी सेटल हो गया, नजरिया कौम भी सेटल हो गया, इस्लाम की हैसियत भी सेटल हो गई। देखिए अब इसी हमें तनख्वाह पे, इसी रेजगारी में काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी बन चुकी है। बाबर सत्तार साहब। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि तब्दील करनी चाहिए, रुख तब्दील करना चाहिए। देखिए, एक तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की बात जो लेफ़्ट राइट की 60-70s आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ हो गया, वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। लेकिन जिससे ये आइडियोलॉजी कह रहे थे या नज़रिया कह रहे थे, वो एक डिफरेंट तर्ज की सियासत की बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि ऐसे लोग आएंगे जो टेंटेड नहीं होंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसे लोग आएंगे जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे और जिन्होंने पर्सनल धड़े बरादरियों के बेसिस के ऊपर वोट नहीं लिए होंगे। ये इस तरह की कुछ बात हो रही थी, नए चेहरे सामने लाने की बात हो रही थी, फिर सिस्टम को रिफॉर्म करने की, थाने कचहरी को रिफॉर्म करने की बात हो रही थी। अब वो सारे का सारा एजेंडा आपको पंजाब में तो नज़र नहीं आता। वो कहाँ हैं रिफॉर्म बिल्स, वो कहाँ हैं मंसूबे आपके कि हम इस तरह से रियासत को ठीक करेंगे ताकि आम लोगों को बेनिफिट मिल सके। सो उस हद तक भी जो आइडियोलॉजी की बात थी वो ख़त्म हो गई। जब आपने अलीम खान आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पे अशरफ सोना आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो लोग क्या समझेंगे PTI किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है। इस वजह से वो फ़र्क ख़त्म हो गया। दूसरा बुनियादी इशू ये है कि 2013 से हम ये सुन रहे हैं PTI से कि हम जीती हुई पार्टी हैं, हम इलेक्शन जीते हुए थे, हमसे चोरी कर लिया गया। तो जब आप ये मानेंगे ही नहीं कि एक और पॉलिटिकल पार्टी आपसे आगे है या ज़्यादा वोट लेती आई है और आपने कैचअप करना है, उनके वोट लेने हैं या बाकी वोट लेने हैं, तो आप पीछे रहेंगे। ये दो चीज़ें एडमिट करना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। तीसरा, मुझे लगता है अगर यही ट्रेंड जारी रहा बाकी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, तो PPP के लिए दोबारा से एक बहुत बड़ी स्पेस नज़र आ रही है, क्योंकि वो भी सीटें जीत रहे हैं। एक दफ़ा फिर जो लोग दूसरे धड़े वाले सारे PTI की तरफ जा रहे थे, वो फिर से सोचेंगे कि हम PPP के प्लेटफॉर्म से क्यों ना लड़े। सो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में कम से कम पहले फेज में PPP के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं बाबर साहब? जी मैं हाँ का ऑप्शन ले। मज़हर अब्बास साहब, सवाल का भी जवाब दीजिएगा और जिस तरह अभी ऊपर बात हुई, क्या इमरान खान ने नजरियाती सियासत छोड़ दी? एडिशनली इस मुतालिक भी कहिएगा। नजरियाती सियासत की कब उन्होंने? वो कहते थे ना एंटी स्टेटस को और एंटी नवाज शरीफ चली थी, कोई नजरियात थे, एक तब्दीली का स्लोगन था। वो नजरियाती सियासत नहीं होती है, वो स्लोगन ज़रूर था, लेकिन वो नजरियाती सियासत तो फिर आपका प्रोग्राम होता है, और वो प्रोग्राम अगर आप देखें, उनका मैनिफेस्टो देखें, तो उसमें हमें वो नज़र नहीं आता। वैसे तो उन्होंने, जहाँ तक जो मैंने आखिरी उनका इंटरव्यू किया था,
उस वक्त उन्होंने 10 साल तक अपना मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ा था, और ये उन्होंने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। देखिए, इमरान खान का जो इमेज है वो एज ए पॉलिटिशियन कम है और एज ए सेलिब्रिटी ज़्यादा है, और वो आज भी है। इसीलिए अगर उनकी तलाक की खबर भी होती है तो वो दुनिया भर में जो है वो फ्रंट पेज स्टोरी बन जाती है, इसलिए कि उनका जो ग्लैमर है, उनका जो इमेज है, वो एज ए पॉलिटिशियन उस तरह वो अपना इमेज नहीं पोर्ट्रे कर सके, अपना इमेज वो इस तरह इस्टेब्लिश नहीं कर सके। उनके साथ क्राउड आया और बड़ा क्राउड आया, आज भी अगर वो जलसा करते हैं तो वो बड़ा क्राउड करते हैं, लेकिन सियासत नहीं कर रहे वो। इसलिए उसी की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, मुसलसल नुकसान हो रहा है, उसमें वो मुसलसल गलतियां करते जा रहे हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन में आप सिर्फ धांधली के इल्ज़ाम पे इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपको प्रोग्राम देना चाहिए था कि लोकल बॉडीज़ में आप क्या तब्दीली लाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इमरान को अपनी पूरी सियासत को तब्दील करने की ज़रूरत है, बल्कि अब पहली मरतबा उनको सियासत करने की ज़रूरत है। हमारा आज का पहला सवाल स्कोर बोर्ड पर आप जवाब देख सकते हैं। सबकी जानिब से पाँच के पाँच जो जवाब हैं वो हाँ में आए हैं। सबसे ज़्यादा टाइम शहजाद चौधरी साहब ने इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए लिया है 3.5 मिनट। 1 मिनट 30 सेकंड 1.5 मिनट लिया है मज़हर अब्बास साहब ने सबसे कम गुफ्तगू करते हुए। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। पार्लियामेंट में वापसी, क्या मसाइल हल हो गए हैं? रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। 12 अगस्त 2015 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस अरकान पार्लियामेंट और अरकान सिंध असम्बली की जानिब से इस्तीफ़े सामने आए। 13 अगस्त वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े कबूल ना करने और मौलाना फजलुर रहमान को बतौर सालिस इसका टास्क दे दिया। 18 अगस्त मौलाना फजलुर रहमान 9-0 पहुंचे बतौर सालिस, लेकिन MQM रहनुमा रशीद गोडेल पर कातिलाना हमले के बायस उसके बाद मुज़ाकरात इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए गए। 20 अगस्त वज़ीर आज़म का दौरा कराची और कहा कि कराची ऑपरेशन बंद नहीं होगा। 21 अगस्त MQM के लंदन और कराची में हंगामी इजलास और कहा गया कि ना मुज़ाकरात होंगे ना इस्तीफ़े वापस होंगे। 24 अगस्त MQM वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। 3 सितंबर MQM की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान, लेकिन पसे पर्दा राब्ते दोनों जानिब से जारी रहे। 9 अक्टूबर को मुत्तहिदा की जानिब से पार्लियामेंट से इस्तीफ़े वापस लेने का ऐलान किया गया। हुकूमत ने शिकायत अजाला कमेटी बनाने का ऐलान किया। 5 रुकनी कमेटी 90 रोज़ में ये रिपोर्ट पेश करेगी। और आज 2 नवंबर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान सेनेट इस्तीफ़े वापस लेकर सेनेट इजलास में पहुंचे और शिरकत की। तजियाकारों से यह है, MQM की पार्लियामेंट में वापसी क्या इस्तीफ़ों की वजह का सद्देबाब हो गया है? हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब। मेरा नहीं ख्याल, किसी हद तक तो हो गया है कि उन्होंने उनकी जो डिमांड थी, कमेटी बनने की बुनियादी डिमांड थी, वो बन गई है, लेकिन इशू की हद तक चीज़ें अभी भी सेटल्ड नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब ये कमेटी अपना काम शुरू करेगी उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, क्या रेंजर्स, पुलिस, अगर फ़र्ज़ करें मिसिंग पर्सनस के केसेस हैं उसमें रेंजर्स आएगी। इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी तो रेंजर्स उसके सामने अपीयर नहीं हुई, ना उन्होंने उसको कोई जवाब दिया। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इस सिचुएशन में रेंजर्स जाएगी, या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। दूसरी बात, अभी भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये जो इलेक्शन का 2nd और 3rd फेज़ है ये बड़ा क्रूशल है, ख़ास तौर पे MQM के लिए, क्योंकि हैदराबाद में और फिर बाद में कराची में। और कल ही रेंजर्स ने जो है वो एक नया एलामिया जारी किया है और उन्होंने कहा है कि एक नया फेज़ शुरू हो रहा है ऑपरेशन का, जो पुलिस वालों पे हमला करने वालों पे एक्सटॉर्शन। ये थोड़ा सा अनयूजुअल प्रेस रिलीज़ है, क्योंकि इससे पहले कभी भी रेंजर्स की इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आए। तो मुझे लग ये रहा है कि अभी भी मामलात उतने सेटल्ड नहीं हैं, लेकिन MQM के लिए बेहतर ऑप्शन था कि वो पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाएं। पार्लियामेंट, क्योंकि पहला भी डिसीजन उन्होंने जल्दबाजी में लिया था, इसलिए मुझे लगता है कि इशू तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये एक तरह से उनको अच्छी फेस सेविंग और उनकी एक बुनियादी डिमांड एक्सेप्ट हो गई। नहीं को ऑप्शन ले रहे हैं मज़हर साहब। जी बाबर सत्तार साहब। जी, मैं भी नहीं का ही ऑप्शन लूँगा। मेरा ख्याल है ये तो ज़्यादा तज्ज़िये से ज़्यादा ख़बर वाली बात है कि कोई ये बताए कि क्या MQM का और इस्टेब्लिशमेंट का कोई रेजोल्यूशन हुआ है। हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की है कंसिस्टेंटली कि रेजोल्यूशन तो कराची ऑपरेशन के साथ लिंक्ड है, और वहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी। जब इस्तीफ़ों की इन्होंने बात भी की, इस्तीफ़े दिए भी, उसके बाद रेंजर्स का भी रिएक्शन आया, आर्मी चीफ ने भी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिससे बड़ा क्लियर था
और फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी उस वक्त, नवाज शरीफ साहब ने भी दी कि ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा जिस मोड में भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत रिलीफ ज़ाहिर है, थोड़ा सा वो जो बेल वाला सिलसिला है अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो भी चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिली है किसी हद तक। वो जो उनकी बैन स्पीचेस हुई हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है, ये कमेटी भी बन गई है। लेकिन ये इनमें से कोई भी चीज़ रूट कॉज नहीं थी इस्तीफ़ों की। इस्तीफ़ों की रूट कॉज यही थी कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसका टारगेट, उसका फोकस जो है वो MQM की पे है और वो हटाया जाए, वो नहीं हुआ। सो मेरा पहले भी यही व्यू था कि इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और मुझे लगता है कि वही हो रहा है। शहजाद चौधरी साहब, देखिए, मेरा मत सलाला में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के इतने सारे फ़ौजी मार दिए तो और पाकिस्तान ने 7-8 माह के करीब मेरा ख्याल है कि वो सप्लाईज रोक दी, उसके बावजूद आके फिर उसी धारे में बैठना पड़ता है, फिर उन्हीं लोगों से बात करनी पड़ती है जिनके ख़िलाफ़ आपकी बेइंतहा शिकायत हो सकती हैं। सवाल यह है कि अगर MQM सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? यानी आप उसकी सियासत को रोक लें एज एन एजिटेशन, आप अपना कुछ प्रेशर डालना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, कर लें, लेकिन आफ्टर ऑल आपको मेन धारे में वापस आना ही होता है, क्योंकि वही आपका मेन काम है, वही आपका तर्ज ज़िंदगी है, वही एक आपका चोज़न प्रोफेशन है, तो फिर उसमें हिस्सादार वापस आना पड़ता है। तो एक तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो ये करते हैं कि किसी भी एजिटेशन की एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद फिर उसको अपने सही वक्त, जगह पे, सही मकाम पे वापस आना पड़ता है। दूसरा, जहाँ तक इनके 20 नुकात थे, अब उसमें से कितने मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक ग्रीवांस कमेटी बन गई। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जो कि अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर के मुतालिक है, हो सकता है कि उससे कुछ थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाए। और फिर ये भी याद रखें कि एक ऐसी MQM जो कि जिसके बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, सर पे हैं, उसको बाहर सूरत अपने आप को फिर से वाइब्रेंट करना है, अपने आप को एक्टिवेट करना है। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें सियासत से बाहर रह के नहीं हो सकती, सियासत के अंदर रह के हो सकती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सद्देबाब किसी हद तक हुआ, लेकिन पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वापस अपनी जगह पे पहुँच गए हैं और यही उनकी जगह थी जहाँ पर उनको अपना काम करना। ऑप्शन क्या लेंगे, हाँ नहीं? मैं समझता हूं कि जी हाँ, हो गया सद्देबाब, उनका बड़ी हद तक सद्देबाब हो गया। हसन निसार साहब, देखें, आपने बात की है कि जी क्या इस्तीफ़ों की वजह का सद्देबाब हो गया है, तो मेरा ख्याल है वजह तो नहीं, कोई एक या दो तो नहीं थी। वजूहात की एक लंबी फहरिस्त थी, सही थी या गलत थी उस पर बात नहीं कर रहा मैं, तो जिनमें से डेफिनेटली कुछ को एड्रेस किया गया होगा, कुछ पे को आइस ब्रेकिंग हुई होगी। और वैसे भी मेरा ज़ाती ख्याल है कि MQM बड़ी पॉलिटिकली बड़े मैच्योर लोग हैं, वो इस्तीफ़ों के मामले में कोई शायद इतने सीरियस या कमिटेड ना हो जितने अपरेंटली हमें दिखाई दिए या हम समझते हैं, और अब उन्होंने उस पर नज़र षानी कर लिया। बाकी तो ऑन गोइंग प्रोसेस ये चलता रहेगा। हाँ का ये ऑप्शन है मेरा ख्याल है। ठीक, हसन निसार साहब भी हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब, 2 हाँ 2 ना हो गए स्कोर बोर्ड पर, किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये एक अच्छा टैक्टिक था MQM का, तदबीर थी। उन्होंने धमकी दी इस्तीफ़े की और उसके नतीजे में उन्होंने एक शिकायत के इजाले की कमेटी हासिल कर ली है जो कि काफ़ी अहम लोगों पर मुश्तमिल है और फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके पास रेंजर्स और दूसरी एजेंसीज हैं जो वहाँ कार्रवाई कर रही हैं। अब उनके लिए अच्छा था कि वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी हड़ताल की टैक्टिक जो है, तदबीर जो थी, हमने देखा वो नहीं चली। फिर असेंबलियों से बाहर हो जाते तो फिर वो कहाँ एजिटेट करते हैं अपने मुतालबात को, जब वो स्टेट पावर का मुजाहरा नहीं कर पा रहे थे। तो लिहाजा MQM को एक कदम पीछे हटना पड़ा है, और सियासत में पीछे हटा जाता है। जब आप लड़ने की पोजीशन में नहीं आते तो आप पीछे हट जाते हैं और फिर हमलावर नहीं होते। ये MQM ने किया है। जहाँ तक उनके मुतालबात का ताल्लुक है, फिर ऊपर से एक और बात आ गई बड़ी अहम, वो इलेक्शन की है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जब पहले माजी में उन्होंने बाइकआउट किया था लोकल गवर्नमेंट का, उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। उनके सामने अभी मौका है कि वो लोकल गवर्नमेंट में आ जाएं, और लोकल गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो उन्हें काफ़ी म्यूनसिपल पावर मिलेगी, या म्यूनसिपल पावर के हवाले से जो राइट्स हैं वो मिलेंगे, उन पर कुछ प्रेशर कम होगा। लगता है कि कुछ प्रेशर MQM पे कम हुआ है, उनके इन इस्तीफ़ों का और एजिटेशन का और वावेला का कुछ असर हुआ है। वैसी कार्रवाई मुझे अब कराची में नज़र नहीं आ रही जो से 2 महीने पहले थी। लिहाजा इस हिसाब से लगता है कि दोनों अतराफ को पीछे हटी हैं। लेकिन जो उनके बड़े मुतालबे थे कि जिन लोगों को मार दिया गया
उनकी तहकीकात की जाए और उनके जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएं, जो लोग गायब हो गए हैं वो कहाँ हैं लाए जाएं, पेश किए जाएं। मिसाल के तो ये दो मुतालबात ये MQM के नहीं माने गए हैं, MQM इनसे पीछे हटी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM ने अच्छा किया है इस्तीफे वापस लेकर। वो अब उन्हें पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपनी जैसे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, कानून से तजावज़ होता है, इदारे हद से गुजरते हैं, तो ये बात पार्लियामेंट में उठा सकेंगे। और पार्लियामेंट बड़ा तकड़ा फोरम है, इस वक्त पार्लियामेंट की ताकत काफ़ी बढ़ेगी इन इलेक्शंस के बाद भी, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं। इम्तियाज़ साहब ऑप्शन? तो मैं समझता हूँ उनके मुतालबात तस्लीम नहीं हुए हैं, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला अच्छा किया वापस आने का। आप स्कोर बोर्ड देख सकते हैं हमारे सामने, 2 हाँ के ऑप्शन और 3 ना के ऑप्शन लिए गए सवाल के जवाब में। सबसे कम वक्त लिया हसन निसार साहब ने गुफ्तगू करते हुए, सिर्फ 46 सेकंड। सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ आलम साहब ने 2 मिनट 14 सेकंड इस पर गुफ्तगू करते हुए। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे से इस बात पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। 2 नवंबर का दिन दुनिया भर में सहाफ़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के मुकदमात कभी भी हल होते उस तरह दिखाई नहीं देते, और अगर दुनिया के मुल्कों में इसे रखा जाए तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। अब भी 22 ऐसे केसेस मौजूद हैं जो हल तलब हैं। साल 2015 में अब तक 4 मीडिया पर्सन्स और ब्लॉगर्स कत्ल किए जा चुके। 2014 में पाकिस्तान में 14 सहाफ़ी और मीडिया से वाबस्ता दीगर अफराद कत्ल किए गए। गुज़िश्ता साल जियो न्यूज़ के एंकर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पर भी कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान सोमालिया, इराक, शाम और फ़िलिपाइन के बाद फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। किसी भी मुल्क में जहां जमहूरी हुकूमतें कायम हो, पाकिस्तान में कत्ल होने वाली तादाद सहाफ़ियों की सबसे ज़्यादा है। इसी मामले पर अगला सवाल हमारे पैनलिस्ट से, पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी किस सतह पर है? 2 ऑप्शन हैं, बढ़ रही है, कम हो रही है। किसी एक ऑप्शन को पैनल चूज कर सकता है। हसन निसार साहब, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, सहाफ़त का एक लंबा अरसा आपने गुजारा है, किस जगह आज पाकिस्तान को देखते हैं? हाँ, मैं जब बहादुर शाह जफर के साथ मैं काम किया करता था। अच्छा, बात सुने, नहीं इतना पीछे नहीं जाइएगा। बात नहीं, अच्छा, ये जो बात आप कर रही हैं, इसमें आयशा एक बात है, जो लोग आज़ादी पसंद होते हैं ना, वो बदतरीन हालात में भी अपनी बात करने से बाज नहीं आते। अब मिसाल देनी पड़ेगी, मजबूरी है। मैंने तो कभी इस तरह जिक्र नहीं किया। ज़िया उल हक के ज़माने में मैंने पता नहीं कितने डिक्लेरेशंस मनसूख कराए, कितने शो कॉज नोटिसेज। ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा अगर जेल जाना हुआ है तो उसी ज़माने में हुआ है, ज़ाहिर है, और तो जुर्म हमसे क्या होना था। सो आज़ादी, जो आज़ादी पसंद होगा ना, वो बदतरीन हालात में भी वो आज़ादी वाला मामला सरेंडर कभी नहीं करेगा। एक बात, पाकिस्तान में मैं पर्सनली समझता हूँ कि जितनी मुमकिन हो सकती है उतनी मौजूद है। रिलीजियस सवालों से लोगों ने खुद पे कुछ कदगनें लगाई हुई हैं, और उधर को थोड़ा सेंसरशिप का एक एलिमेंट है, चूँकि हाइपर सेंसिटिव हैं लोग, या ये समझा जा रहा है इंतहा पसंदी और ये और वो। अदरवाइज जनरली बहुत ज़्यादा आज़ादी है। एक बात जो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारे जो हाई प्रोफाइल स्कूल हैं उनके बच्चों की उर्दू का पहले ही बेड़ा गर्क है, और जितनी जहालत की आज़ादी आप लोगों ने दे रखी है या जिन्होंने भी दे रखी है, आप अगर हिजे देखें जो आपके टिकट्स चलते हैं और जो तलफ़ुज़ होता है आपके लोगों का, प्रोनाउंसिएशन से लेके इतना पोर है, इतना थर्ड क्लास है कि बंदा हैरान रह जाता है बाज़-औक़ात कि ये हिजे इसने निकाले कहाँ से। इस पे कोई चेक होना चाहिए। आप बच्चों का बिल्कुल ही सत्यानाश हो रहा है, आगे उनका हाल कोई इतना अच्छा नहीं है, आइडियल नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है आज़ादी बहुत काफ़ी है। आप कह रहे हैं बढ़ रही है, ये ऑप्शन ले रहे हैं? हाँ, मैं जितनी ज़रूरत है उससे भी मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा ही होगी। इम्तियाज़ आलम साहब, इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? कुछ मामलात में ये बड़ी है और कुछ मामलात में काफ़ी कम हो गई है। अब जब से ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है जंग लड़ने का, उससे पहले ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे, इन्हें किसी लेवल पे कुछ इस तरह का तासुर था कि हमायत हासिल है सरकारी,
और काफ़ी ज़्यादा दबाव से गुजरे हम लोग, इंतहा पसंद ग्रुप्स की बारिश तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से और ख़ुद नस्ल परस्त ग्रुपों की तरफ से, जैसे MQM कराची में या जैसे बलोच नेशनलिस्ट ने किया बलूचिस्तान में। और काफ़ी मुश्किल में थे, ख़ास तौर पे हम लोग अभी भी हैं जहाँ पे ये जंग चल रही थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और क्रॉस फायर में जर्नलिस्ट आए। आप रिपोर्ट नहीं कर सकते थे बलूचिस्तान में, जो कि उन्हें जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें कबूल नहीं था। आप वो रिपोर्ट नहीं कर सकते थे जो ISPR को काबिल कबूल नहीं था। एक मुश्किल थी बहुत ज़्यादा, और इसीलिए सहाफ़ी आप देखिए बलूचिस्तान में बहुत मारे गए, ख़ासकर खुददार में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए जर्नलिस्ट। प्रेस क्लब बंद रहा, अब वो खुला है, पता नहीं कितने दिन और चलेगा। कुछ एरियाज़ हैं जिस पे अभी भी हमें आज़ादी हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पे हम सिक्योरिटी मामलात पे खुलकर बात नहीं कर सकते, हम ज़रब अज़ब पे कोई बात कर ही नहीं सकते। जो हमें ISPR की तरफ से मिलता है हम मन्ना सदकना उसे कहते हैं, चूँकि अच्छा काम हो रहा है हम कहते हैं ठीक है, लेकिन हमें एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन की। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बंदिशें, गैर मरई बंदिशें बड़ी हैं, काफ़ी कंट्रोल हासिल कर लिया है गैर मरई कुव्वतों ने। अलबत्ता सियासतदानों के बारे में हम बहुत आज़ाद हुए हैं और हमने हदें भी क्रॉस की हैं। हमें बहुत आसानी है जमहूरियत को तलपट करने के लिए, हमें बहुत आज़ादी है सियासतदान की, उनका लिबास तार तार करने की बहुत आज़ादी है, क्योंकि जमहूरियत का एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो पॉलिटिशियंस वैसे रिटेलिएट नहीं कर सकते। तो शख्सी आज़ादियों के हवाले से मैं समझता हूँ कि मीडिया ने हद क्रॉस की है लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करके। तो कुछ मामलात में ये मामला बड़ा है आज़ादी का, जैसे सिविलियन मामलात हैं, जैसे सियासतदानों के मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें हमारी काफ़ी ज़बानबंदी है। हमें मजमूई तौर पर सहाफ़ती आज़ादी कैसे देखें, कम हुई है, बढ़ रही है? वैसे जो आप बता रही हैं, जो इम्प्यूनिटी का जो सवाल जो है इम्प्यूनिटी का है, आज दिन है कि यहाँ लोग मारे जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक केस डेनियल पर्ल के अलावा ये वली बाबर का है जिसमें कोई केस चला है, बाकी किसी केस में कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसमें बहुत से लोग शामिल थे, इस वजह से वो लोगों के केसेस नहीं चल पाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस हिसाब से मैं समझता हूँ बड़ी नहीं है, इम्प्यूनिटी मौजूद है। आपका सवाल इम्प्यूनिटी पे है, तो आप ये कह रहे हैं सहाफ़ती आज़ादी कम किस सतह पर है? मैं अगर पूछूं तो आप कह रहे हैं कम हो रही है। कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं खूनी, उसका बहुत खुला माहौल है, बहुत लोग करते हैं और फिरते रहते हैं। तो कम हो रही है ना आज़ादी? इस हिसाब से कम। मज़हर अब्बास साहब, देखिए हमारे यहाँ सहाफ़त आज़ाद नहीं है, बेलगाम है। और जिस तरह अभी इम्तियाज़ आलम साहब कह रहे थे, बलूचिस्तान में कोई एक ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो आज़ादाना रिपोर्टिंग कर सकता हो। कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं है जो न्यूज़ रूम में बैठ के खुद जो है वो हेडलाइन देता हो। हेडलाइन भी कहीं और से आती है बाद सिचुएशंस में। खैबर पख्तूनख्वा ले लें, आप फाटा ले लें, आप कराची ले लें, इवन आप अंदरून सिंध या पंजाब ले लें, आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। बेलगाम अंदाज में आप बोल जाएं वो अलग चीज़ होती है। उसको हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म बदकिस्मती से डिक्लाइन हुआ है, और प्रोफेशनलिज्म डिक्लाइन की वजह से ही कोड ऑफ एथिक्स का सवाल उठा है। अगर आपके यहाँ प्रोफेशनलिज्म हो तो आपके यहाँ कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो जो एडिटर होता है वो ख़ुद इतना ज़िम्मेदार होता है कि वो कभी भी वो चीज़ जाने ही नहीं दे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो। जिस वजह से आज का दिन है, देखिए हमारे यहाँ न सिर्फ वो सहाफ़ी मारा जाता है बल्कि उसके साथ उसकी स्टोरी भी मारी जाती है। तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि स्टोरी शुड नॉट डाई विद द जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट मारा गया है, किस स्टोरी की वजह से मारा गया है, वो स्टोरी आगे वो चैनल या वो अखबार लेके नहीं चलता, और ख़ुद उस जर्नलिस्ट का केस आगे लेके नहीं चलता। और उसकी कई वजूहात हैं। यानी जहाँ अगर हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं किसी जगह नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किसी जगह कोई सियासी ग्रोह इन्वॉल्व हैं, किसी जगह इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, वो केस वहीं ख़त्म हो जाता है अगर ये ऐसा वाक़या हो जाता है। डैनियल पर्ल का केस भी अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में पहुंचा। ये भी आपको पता है कि जो उसका मेन सस्पेक्ट था उसको बाकायदा सरेंडर करवाया गया एक कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए, और ये उसको यकीन दहानियाँ कराई गई। इसी वजह से उसका केस 1 महीने में एंटी टेररिज्म कोर्ट में हुआ, सज़ा हुई, और पिछले 13 साल से उसकी अपील हाई कोर्ट में पड़ी हुई है।
और ये अगर देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो स्टडी है। लेकिन उसके अलावा भी मुनीर सांगी का केस, शान डैर का केस और कई खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगह में बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के केसेस, ये बिल्कुल प्रोसीड नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से आज़ादी महदूद हो रही है। और चूँकि इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैनल केयरफुल और खौफज़दा हो गए हैं, इससे कम हो रही है, बहुत ज़्यादा अखबारात कंट्रोल हो गए हैं। महदूद हो रही, कम हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कम हो रही है। ये तो कंट्रोल फ्रीडम ऑफ द प्रेस तो मेरे नज़र में फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं होती। बाबर सत्तार साहब। जी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इम्तियाज़ आलम साहब से भी, मज़हर साहब से भी। मेरे ख्याल से सेल्फ सेंसरशिप जो है वो बहुत बढ़ गई है। और हक्सले ने उस वक्त लिखा था कि डेमोक्रेसी की फॉर्म रह जाएगी और उसकी स्पिरिट जो है वो चेंज हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी और लोगों कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीके होंगे, तो वो नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 97-98 में मैंने पहली नौकरी की थी न्यूज़ अखबार के साथ एज असिस्टेंट एडिटर। तो उस वक्त हुकूमत से लड़ाई हुई तो वहाँ पे 2 सफ़े का अखबार निकलना शुरू हो गया क्योंकि न्यूज़ प्रिंट बंद हो गया। अब उस तरह के कंट्रोल्स नहीं कर पाती हुकूमत, सो उस लिहाज से एक आज़ादी मिल गई है। उसके बाद से अब आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती जिस तरह से इम्तियाज़ साहब बात कर रहे थे। लेकिन वैसे आप कितने इश्यूज़ पे लिख सकते हैं, कितना खुल के लिख सकते हैं। आपका कभी कॉलम रुक जाएगा, किसी का नहीं भी रुकेगा। सो इश्यूज़ उस लिहाज से कंट्रोल्स बढ़ गए हैं। सो मेरे ख्याल से इस पे, क्योंकि देखिए बेसिक नुक्ता कि कोई भी बंदा उसे ये राइट है कि वो अपनी इजहार कर सके अपनी थॉट का और उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। कम हो रही है का ऑप्शन ले रहे हैं। उसके उस नुक्ते जी, और उस नुक्ते पे हमारी एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप जायज़ समझते हैं कि इसे उठवा लिया जाए, मरवा दिया जाए। ठीक। शहजाद चौधरी साहब। देखिए आयशा, ये है मामला ग्लास हाफ फुल का या हाफ एम्प्टी का। अगर तो मैं जब मुकाबला करता हूँ 60 से 70 से 80 से, तो मैं समझता हूँ वाह, सहाफ़त तो बहुत ही खुले अंदाज में उसको आज़ादी मिल चुकी है, वो खुल के लिखते हैं। बाबर सत्तार साहब का जो जी जिस तरीके से चाहता है लिखते हैं। मैं थोड़ा बहुत जो लिखता हूँ उसमें मुझे आज तक कभी किसी तरफ से कोई एडवाइस कभी नहीं आई। मज़हर अब्बास साहब के कॉलम अपने तौर पे अपनी स्ट्रेंथ होते हैं, और सिमिलरली बाकी हमारे बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं इस पैनल के ऊपर जिनका तजर्बा हम सबसे बहुत ज़्यादा है और वो जानते हैं, और उनकी बात से मैं हसन निसार साहब की बात से एग्री करता हूँ। अब सवाल ये है कि जब आज़ादी बेलगामी हो जाए तो फिर उसको लगाम देने की ज़रूरत होती है। अब ये कौन ज़रूरत देता है? क्या ये सेल्फ सेंसरशिप होता है, क्या कोड ऑफ एथिक्स होता है, या हुकूमत वक्त को करना चाहिए? मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त को तो नहीं करना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स ज़रूर होना चाहिए। और उस चीज़ को फिर अपने तौर पे भी एक अपना सेंस जो एडिटरशिप जो है, जो कि उसके अंदर से मामलात हैं जो पॉलिसी के तहत फैसला करना है कि क्या मुनासिब है क्या नहीं। मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे कॉलम रोके जाते हैं। कोई एक आध कॉलम अगर रुका जाए तो मेरा ख्याल है कि उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरे बाकी 99.9% जो है वो अंदर नहीं गए या वो इंक्लूड नहीं हुए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इट इज़ द वे यू लुक एट इट। जब मैं मुकाबला करता हूँ भारत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सहाफ़त बहुत आज़ाद है, खुल के दिल से बात करते हैं और दबा के बात करते हैं। और जब मैं अमेरिका के साथ मुकाबला करता हूँ तो ये एक सोशल ईथॉस भी है, जो कि सोशल ईथॉस आपका रिफ्लेक्ट होता है आपकी जर्नलिज्म के अंदर। तो जहाँ पर जिस जगह पे इतनी सारी बदमाशी चल रही हो, कह दिया हाफ एम्प्टी भी कह दिया, भारत से भी कंपेयर कर दिया, अमेरिका से भी, ऑप्शन क्या लेंगे फिर? नहीं, ऑप्शन तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, और अभी हाफ एम्प्टी जो है उसको भरने की जरूरत है, और वो भरता जाएगा वक्त के साथ। इस सफर को कोई रोक नहीं सकता। एक बात ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत मुख्तसर टाइम नहीं है कि आज हम जो बात कर रहे हैं, हम भी इस वक्त भी सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। ठीक, हम तरह से आज़ादी इजहार पे और प्रेस की आज़ादी पे इस वक्त भी बात नहीं कर पा रहे हैं। इम्तियाज साहब, वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। क्यों नहीं कर रहे? आपको किसने रोका है? जवाब में आपको किसने रोका? ये कि सहाफती आज़ादी कम हो रही है, बता देंगे बढ़ रही है। पैनलिस्ट की राय आपने जान ली, खुलकर तज्जिया और तबसरा दिया गया। इनकी जानिब से आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।